हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 13 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। और सबसे पहले हम देखेंगे मैप, और आज का मैप है गल्फ ऑफ ओमान का। इस मैप में वेस्ट एशिया और जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके नियर बाई एरिया हैं उनको शो किया गया है यहाँ पर। गल्फ ऑफ ओमान, ओमान और ईरान के बीच का जो वाटर का पार्ट है उसको बोला जाता है। इसको गल्फ ऑफ ओमान इसलिए बोला जाता है बिकॉज ओमान से सबसे ज़्यादा बाउंड्री ये टच करता है। तो ये जो पूरा एरिया है ये गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है, और ये अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच स्थित है। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ के लिए एक स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू पर्शियन गल्फ में एंट्री की जा सकती है गल्फ ऑफ ओमान से। तो यहाँ ये जो वाटर बॉडी हो गई पहले, ये पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ होर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी। और जो गल्फ ऑफ ओमान की वाटर बाउंड्री है वो किन किन कंट्रीज से टच करती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के लिए। और गल्फ ऑफ ओमान जिन कंट्रीज को टच करता है वो हैं, पहला तो हो गया ओमान, दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, तीसरा है ईरान, और चौथा है छोटा सा एरिया यहाँ पर पाकिस्तान को भी ये टच करता है। तो ये सारी कंट्री हो गई, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान और पाकिस्तान। ये चारों कंट्री गल्फ ऑफ ओमान को टच करती हैं। यहाँ पर ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें केवल यूएई और ओमान ही इस गल्फ ऑफ ओमान से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल सेक्शन में हम देखेंगे। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.1% बट फूड प्राइजेस राइज। इन्फ्लेशन का क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया 4% +-2%। 4 +-2 के हिसाब से इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो इसीलिए 2% से लेकर 6% तक कंट्रोल की जाती है। और अगर इस रेंज में इन्फ्लेशन है तो वो कहीं ना कहीं ओके कंडीशन में माना जाता है। अगर 2% से कम हो जाता है या 6% से ज़्यादा हो जाता है तो ये वरिंग ट्रेंड माना जा सकता है। तो अभी के टाइम में इन्फ्लेशन को 5.1 इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है, जो गवर्नमेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग, जो मोर ओवर फरवरी महीने की बात यहाँ पर की गई है। और 5.1 5.09 ये था जनवरी महीने में, तो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। अब इसमें जो इन्फ्लेशन के टाइप होते हैं वो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन पहले तो क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ये एक ऐसा रेट है, इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ओवर ए गिविंग पीरियड। और ये जो रेट ऑफ प्राइजेज है ये बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, जिसमें स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज होते हैं। तो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज इकोनॉमी में एक बकेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और उसमें काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट के अलावा सर्विसेज भी होती है। तो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज का जो जनरल प्राइस इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट अब ये बताता क्या है, ये बताता है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड ये इंडिकेट करता है कि कितना एक्सपेंसिव हो गया है किसी सामान को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को अवेल करना पिछले कुछ टाइम में या स्पेसिफिक पीरियड में। नॉर्मली ये स्पेसिफिक पीरियड एक साल होता है। तो एक साल में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो प्राइस इंक्रीज होता है ये इन्फ्लेशन होता है। जनरल प्राइस इंक्रीज इज इन्फ्लेशन, ये सिंपल से डेफिनेशन है। और ये बताता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी एरिया का कितना बढ़ गया है, और किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी सामान को खरीदने के लिए उसका प्राइस कितना बढ़ गया है, एक सर्विसेज को अवेल करने के लिए उसका प्राइस कितना बढ़ गया है। तो ये इन्फ्लेशन के द्वारा बताया जाता है। इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं स्टैंडर्ड वे में अगर हम देखेंगे तो। पहला टाइप है इन्फ्लेशन का डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट अकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स देयर सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जो डिमांड बढ़ने की वजह से होता है। किसी गुड्स या सर्विसेज की अगर डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे डिमांड बढ़ने के कारण उस गुड या सर्विसेज के, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होती है और कंज्यूमर, उस केस में जब डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर ज़्यादा पैसे देने को रेडी होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज
के लिए जिसकी डिमांड बढ़ी हुई है, जिससे कि जो उसके जनरल प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है, जिस ये नॉर्मली बूमिंग इकोनॉमी में देखा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये वो इन्फ्लेशन होता है जब किसी प्रोडक्ट का, किसी सामान का या किसी सर्विस का कॉस्ट बढ़ने की, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस दोनों ही केस में बढ़ते हैं। डिमांड बढ़ने से लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसे पे करने का रेडी होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन जिससे किसी प्रोडक्ट को बनाए जाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या सर्विसेज अवेल करने का कॉस्ट है, वो बेसिक कॉस्ट ही बढ़ जाने के कारण, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाने के कारण प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दो टाइप के इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नॉर्मली रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से होता है, या फिर सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, प्रोडक्शन यूनिट से किसी फैक्ट्री से सामान अगर मार्केट में भेजा जाता है तो उस बीच ये सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से जो प्राइस बढ़ता है वो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से किया जाता है। ये कैटेगरीज हैं जो मेनली सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा बास्केट होता है गुड्स और सर्विसेज का जिनके प्राइस इंक्रीज को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। उस बास्केट में फूड जो वोलेटाइल आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जिनका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा तेज किसी पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है, या कभी कभार उसका प्राइस डाउन भी बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। तो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज जिन आइटम्स में ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है या फास्ट तरीके से देखा जाता है, उनको वोलेटाइल आइटम्स कहते हैं। और कोर इन्फ्लेशन नॉर्मली वोलेटाइल आइटम्स को काउंट नहीं करता है, ये एक्सक्लूड कर देता है वोलेटाइल आइटम्स। तो कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन हो गया जिसमें चेंजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखी जाती है, बट इट डज नॉट इंक्लूड फूड एंड एनर्जी सेक्टर। तो नॉर्मल इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको अगर हटा देंगे तो वो कोर इन्फ्लेशन माना जाता है। इसके विपरीत हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन की फिगर होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज, और इसमें इट इज़ अ बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड्स कमोडिटी लाइक फूड एंड एनर्जी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड प्रोडक्ट और एनर्जी प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्रोडक्ट जो कि वोलेटाइल्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन नॉर्मली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फिगर्स के बेसिस पे निकाला जाता है। तो ये जो दो टाइप के इन्फ्लेशन है, एक तो इन्फ्लेशन क्या होता है, दूसरा कितने टाइप के हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश क्या होता है, और कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन के डिफरेंसेस हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था, जो 4 साल के बाद अभी 2024 में 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके रूल्स जो है नोटिफाई किए गए हैं, और इसके साथ ही ये देश भर में इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइटम में उस इस रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स और सेंटर के का जो जुरिस्डिक्शन है वो बताया गया है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स हैं वो मेनली यूनियन गवर्नमेंट की डोमेन में ही आता है। अब अगर हम टास्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशन की बात करें, सीएए जो कानून है जिसके नियम अभी आए हैं, इसके अंतर्गत अगर सिटीजनशिप प्रोसेस करने का जो टास्क है, ये टास्क दिया गया है पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस ऑफिशियल्स को, हु फंक्शन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक एंड सिक्योरिटी चेक लाइज विद सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो सिक्योरिटी चेक और जो बैकग्राउंड चेक किया जाएगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के द्वारा किया जाएगा। और उसके साथ ही जो प्रोसेस इस एक्ट के अंडर एप्लीकेशन रिसीव होंगी उनको उसको देखेगा पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस डिपार्टमेंट। तो पूरी तरीके से ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरी जो कहानी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वो डील की जानी है, ऐसा ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है। एज द एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड ऑनलाइन, और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की सुविधाएं वो प्रदान की गई है। जो भी प्रोसेसरल लीव्स जो भी प्रोसेस और नॉर्म्स दिए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ही कम करते हैं।
तो इस पूरे एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होने की संभावना है वो बहुत ही कम है। इवन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही मिनिमम रखा गया है। फाइनल डिसीजन जो एप्लीकेशन सिटीजनशिप की होगी उसका फाइनल डिसीजन एक एम्पावर्ड कमिटी करेगी, जो हेड किया जाएगा डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन के द्वारा हर एक स्टेट में। तो हर एक स्टेट में सेंसस का एक सेंसस ऑपरेशंस का एक डायरेक्टर होता है। वही डायरेक्टर एक कमिटी का हेड होगा जो फाइनल डिसाइड करेगा कि किसी पर्सन को उस बेस्ड ऑन हिज और हर एप्लीकेशन सिटीजनशिप दी जानी है या नहीं, विच विल इंक्लूड। और ये जो कमिटी बनेगी इसमें ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे? इसमें ऑफिसर्स होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट और सेंटर इंफॉर्मेटिक्स के ऑफिशियल, और इसके साथ ही रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये एज ए इनवाइटी काम करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, स्टेट होम डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव एज ए इनवाइटी। पावर जो कमिटी के कोर मेंबर हैं जिनमें डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पोस्ट मास्टर जनरल और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स या स्टेट इंफॉर्मेटिक्स के मेंबर, वो ही डिसाइड करेंगे फाइनल डिसीजन। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमिटी होगी, इट विल बी द प्राइमरी बॉडी टू शिफ्ट द एप्लीकेशन। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमिटी होगी जो प्राइमरी बॉडी होगी, वो चेक करेगी एप्लीकेशन और प्रोसेस करेगी। और उसको जो लीड किया जाएगा वो लीड किया जाएगा सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट से मिनिमम नायब तहसीलदार या उसके इक्विवेलेंट के रैंक के ऑफिशियल होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए स्टेट गवर्नमेंट इनवाइटी। तो स्टेट का बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सारा जो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रखा गया है। इसके साथ ही जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है, वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सिटीजनशिप एक्ट में जैसा कि बताया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज से द्वारा द्वारा जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा वो चेक किया जाएगा, और उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा वहाँ पर उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक प्रोसीजर नॉर्म्स हैं जिनकी बात इस आर्टिकल में की गई है। अब ये जो पूरा एक्ट है ये 2019 में पास किया गया था। इसमें दिया क्या था? इसमें दिया गया था कि जो भी माइनॉरिटीज़ होंगी, जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करती हैं, हिंदू उनमें से अगर हिंदू हैं, मुस्लिम को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन कम्युनिटी या फिर सिख, इन रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं और बिकॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन वो इंडिया में आए हैं दिसंबर 31 2014 तक या उससे पहले, वो ऐसे लोग अपनी एप्लीकेशन सिटीजनशिप की फाइल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो नॉर्मल प्रोविज़न था वो, उस प्रोविज़न में कहा गया था कि जो भी सिटीजनशिप है उसके लिए 11 साल तक उन लोगों को इंडिया में रहना होगा, जो 11 साल की लिमिट अब 5 साल इन माइनॉरिटीज़ के लिए कर दी गई है। तो ये जो पूरा एक्ट है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके रिलेटेड अगला भी आर्टिकल है जिसमें कुछ एप्रीहेंशंस बताए गए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेके। देयर आर एप्रीहेंशंस दैट सीएए विच अलाउ, अब ये एप्रीहेंशंस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। एप्रीहेंशंस है कि एक तो सीएए एक हाथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड करेगा 11 साल से 5 साल में ही ये सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एनआरसी को लेकर लोगों के जो दिमाग में है वो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंट्री वाइड एक कंपाइलेशन किया जाना है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का, जो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा मुस्लिम कम्युनिटी को। एक तरफ सीएए मुस्लिम के अलावा बाकी कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप दे रही हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एनआरसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो यहाँ पर भी बताया गया है। और इसी पूरे सिनेरियो के लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। अब सेंटर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोला है कि टिल नाउ गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि नेशनल लेवल पे एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाएगा। ऐसी कोई बात और कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला। और इसके साथ ही जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी में कोई लिंकेज नहीं है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला।
अगर हम पुराने सिटीजनशिप एक्ट को देखें, 1955 के एक्ट की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप रूल 2003 बने थे, और उसमें ये बताया गया था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर ये अपडेट किया जाएगा सेंसस के साथ साथ फर्स्ट फेज में ही, और ये पहला स्टेप होगा एनआरसी बनाने के लिए। और इस एक्ट को, इस प्रोविज़न को लेटेस्ट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है उसमें ना तो ड्रॉप किया गया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई नया प्रोविज़न बनाया गया है। तो कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न और ज़्यादा क्रिएट करता है कि अगर ये प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है और इसको मॉडिफ़ाई भी नहीं किया, मतलब कि अगर एनपीआर किया जाएगा तो आगे इसको ले जाके एनआरसी के लिए यूज़ किया जाना है। तो ये जो एप्रिएशन है, इन्हीं को गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसे जो कन्फ्यूज़न है इसको क्लियर किया जाए। इन दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, सीएए और एनआरसी का कोई लिंकेज नहीं है, और इसीलिए इसको पीसफुली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री स्टेटेड ऑन ट्यूसडे दैट सीएए reduces the qualification period for acquiring Indian citizenship from 11 years to 5 years for the beneficiary persecuted on religious grounds in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh without curtailing freedom and opportunity of Indian Muslims। तो बाकी कम्युनिटीज़ को जो राइट दिया गया है और इंडियन मुस्लिम के कोई राइट्स यहाँ पर कर्टेल नहीं किए गए हैं, ये बात मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसके साथ ही सीएए में जो प्रोविज़न है, इट डज नॉट डील विद डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। अब नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि वहाँ पर लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मान कर कि जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए थे उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उस डिपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी जो सीएए में है वो प्रोविज़न नहीं है। देयर इज़ नो बार ऑन मुस्लिम्स फ्रॉम एनीवेयर टू सीक इंडियन सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोविज़न, ये भी मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। तो ये सारी बात है सीएए के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उनको लेके। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि गिव केरला वन टाइम पैकेज टू टाइड ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये आर्टिकल जो ऑनगोइंग एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस चल रहा था केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में बताता है। केरला सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की थी और अपनी ओरिजिनल सूट में एक्यूज किया था यूनियन गवर्नमेंट को फॉर वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉजिंग सीवियर डैमेज टू इकोनॉमी ऑफ स्मॉल स्टेट ऑफ केरला। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो केरला स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट कर दिया गया, जिससे कि जो बोरोइंग पावर है स्टेट ऑफ केरला की वो काफ़ी रोकी गई और केरला गवर्नमेंट अब बोरो नहीं कर पा रही है, जिससे उसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। और स्टेट ने ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर ये बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि आर्बिट्रेरी लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशन लगाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी हैं और इससे फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन केरला स्टेट में बन गई है। और इसके विपरीत सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को एक्यूज किया था कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट केरला है और इस स्टेट के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ही पुअर कंडीशन में है। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट पब्लिक रिसोर्सेज का, पब्लिक फाइनेंस का केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिससे केवल स्टेट ऑफ केरला की नहीं पूरे इंडिया की जो रेटिंग है उस पर असर पड़ रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट की ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे। और इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपस में मिल बैठ के ये जो है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक बार वन टाइम जो पैकेज है वो केरला गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए और उसके बाद इम्पोज करे सेंट्रल गवर्नमेंट रिजिड कंडीशन फ्यूचर बोरोइंग और फ्यूचर बजट्स को लेकर। तो जस्टिस सूर्यकांत सेज सेंटर कैन बी स्लाइटली लिबरल, और सेंट्रल को थोड़ा लिबरल होना चाहिए इस मुद्दे को डील करते हुए, और अभी पैसा देके केरला की कंडीशन सही हो जाए, उसके बाद आगे फ्यूचर में जो बजट्स है उनमें अपने रिस्ट्रिक्ट कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। तो वन टाइम पैकेज की यहाँ पर बात की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च से पहले ये जो स्पेशल पैकेज है ये दिया जाए, और आगे अगले साल जो भी इसकी वजह से लॉस होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जो भी है भरपाई वो कर ले। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो केरला की कंडीशन है उससे केरला को निकालने के लिए जो पैसा है वो दिया जाए।
तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है, उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इस न्यूज़ को माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा का रीअपॉइंटमेंट, या फिर जो अपॉइंटमेंट इनका किया गया था एज ए फॉरेन सेक्रेटरी, उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो एक्सटेंशन है ये आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को देख के किया गया है। अपॉइंटमेंट कमिटी जो है वो कैबिनेट की, उसने अप्रूव किया ये एक्सटेंशन सर्विस ऑफ विनय मोहन क्वात्रा एज फॉरेन सेक्रेटरी फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ बियॉन्ड 30 अप्रैल 2024, और ये 31 अक्टूबर 2024 या अंटिल फर्दर ऑर्डर तक एक्सटेंड कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने इसका फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो विनय मोहन क्वात्रा 6 महीने के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ गया है फॉरेन सेक्रेटरी, एज ए फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल बनाया गया था रिगार्डिंग जो बड़ी टेक फर्म्स है उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। और इस पैनल ने ये जो पैनल था इसका नाम था कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये पिछले फरवरी में, मतलब करीब 1 साल पहले पैनल बनाया गया था। इसने अब अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और रिकमेंड किया है कि देयर शुड बी अ लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द मार्केट पावर ऑफ बिग टेक फर्म्स लाइक गूगल एंड मेटा। तो गूगल मेटा जैसे बड़ी टेक कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया जाने की जरूरत है, ऐसा बोला है कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ ने, जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने पिछले साल बनाई थी। ये जो रिकमेंडेशन है अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है देन इट वुड बेटर इक्विप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रूल ऑन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन मैटर्स फॉर टेक फर्म्स। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक फर्म, जो बड़ी टेक फर्म है उनको डील करने की जो पावर है वो बेटर होगी। ये जो पैनल है इसने इसके अलावा भी रिकमेंड किया है कि एक नया लॉ लाया जाए जिसका नाम रखा जाए डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ टू इंट्रोड्यूस एन एक्स एंड लेजिस्लेशन। इससे एक लेजिस्लेशन, ये एक कानून बनेगा जो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होगा बड़ी डिजिटल एंटरप्राइज या बड़ी डिजिटल फर्म के लिए, जो कंपटीशन एक्ट को भी सप्लीमेंट करेगा। तो एक जगह अपना जो कंपटीशन एक्ट है वो तो बड़ी कंपनीज को देखता ही है, लेकिन बड़ी डिजिटल फर्म्स को डील करने के लिए एक नया एक्ट आए, डिजिटल कंपटीशन एक्ट, जो इन बड़ी डील जो बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म है या डिजिटल फर्म है इनको स्पेसिफिकली डील करे। ये जो ड्राफ्ट है ये प्रिपेयर किया गया है पैनल के द्वारा टू टारगेट फर्म्स विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, जो फर्म है जिनकी एक बड़ी मात्रा में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में फॉर कोर डिजिटल सर्विसेज। और इनको बोला गया है इस पैनल के द्वारा सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज। तो जो भी फर्म है इनको नाम दिया जाए सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज। और फर्म को ऐसे भी प्रोविजन इस लेजिस्लेशन में आने चाहिए जो फर्म खुद से ही फर्म को कंपेल करें कि वो अपने को सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज डिक्लेयर करे। और अगर फर्म बड़े लेवल पे मार्केट कैप्चर करने के बाद भी खुद को ये खुद से ये डिक्लेरेशन नहीं देती है, इफ ए फर्म डज नॉट सेल्फ डेजिग्नेट, तो उस केस में जो पेनल्टी होगी वो उस फर्म के इंडिया रेवेन्यू के बेसिस पे ना होके उसके ग्लोबल रेवेन्यू के बेसिस पे होगी। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट ये जो लेजिस्लेशन ये माना जाएगा। और इसी तरह का लॉ जो है यूरोपियन यूनियन ने भी डिजिटल फर्म्स को कंट्रोल करने के लिए पिछले 2 साल पहले लाया था। और उसके रिगार्डिंग एप्पल और कुछ और कंपनीज में भी बड़े बड़े ग्लोबल टर्नओवर पे उन पे पेनल्टी लगाई गई है। तो इंडिया में भी ऐसे लॉ की ज़रूरत है और यहाँ पर इस पैनल ने इस लॉ को डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट के नाम से बोला है। सिप्री की एक नई रिपोर्ट आई है। सिप्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल एक अपनी रिपोर्ट देता है रिगार्डिंग जो आर्म्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड के, उनके बारे में। और 2019 और 23 के पीरियड के लिए इंडिया सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर उभर कर सामने आया है। इंडिया वॉज टॉप arm importer in the world for the period of 2019 to 2023 with imports having gone up by 4.7% compared to 14 to 18। 2014 से 18 में जितना इंपोर्ट इंडिया ने किया था उससे 4.7% ज़्यादा किया है 2019 से 2023 के पीरियड में। और इंडिया इस पीरियड के लिए टॉप आर्म इंपोर्टर है। और इसके अलावा इंडिया का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा रसिया से देखा गया है। ऑल्दो रसिया रिमेन्स इंडियाज मेन आर्म सप्लायर, लेकिन रसिया का जो शेयर है इंडिया के इंपोर्ट में वो काफ़ी कम है। करीब 36% आर्म इंपोर्ट
इंडिया रसिया से करता है। दिस वाज और इसको काफ़ी कम माना जा रहा है, और दिस वाज द फर्स्ट 5 ईयर पीरियड सिंस 1960 टू 64 व्हेन डिलीवरीज फ्रॉम रसिया और सोवियत यूनियन जो पहले था मेड अप लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज आर्म इंपोर्ट। तो नॉर्मल इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है ये हमेशा, अगर 5 साल की हम बात करें, तो हमेशा ये रसिया से ज़्यादा 50% से ज़्यादा ही देखा गया था हर 5 साल के पीरियड में। और 1960 से 64 पीरियड में इतना कम इंपोर्ट था जो 50% से कम सामने आया था। तो 1960 से 64 के बाद 2019 से 2023 में 50% से कम आर्म इंपोर्ट इंडिया रसिया से करता है। इंडिया के जो मेजर मेजर आर्म सप्लायर हैं वो हैं यूएसए और फ्रांस। यूएसए और फ्रांस, फ्रांस से इंडिया का आर्म इंपोर्ट काफ़ी बड़ा है। और जो सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं 2019 से 23 के लिए, उसमें नंबर 1 है इंडिया। इंडिया के बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, कतर का, और इसके बाद यूक्रेन ने भी इस पीरियड में बहुत बड़े लेवल पे आर्म इंपोर्ट किया है, जो चौथे नंबर पे आता है। तो अगर हम टॉप 4 रैंकिंग देखें तो उसमें है इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर और यूक्रेन। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान द फिफ्थ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, 5वें नंबर पे पाकिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान अपने इस कंडीशन में, जो इतनी बुरी कंडीशन में पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसके बावजूद 1919 से 1923 में पाकिस्तान ने बहुत बड़े लेवल पे आर्म इंपोर्ट किया। तो सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान शिक्षा और मेडिकल में लगाने की बजाय, लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने के बजाय आर्म इंपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगाया है पाकिस्तान ने। ये रिपोर्ट भी इस बात को क्लियर कट बताती है। और मेजर जो इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान में होते हैं, ये मेनली चाइना से ही होते हैं। और अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में यूएसए, और पिछले कुछ सालों में इसका जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो बड़ा ही है। ये 17% बड़ा है 2014 से 18 के पीरियड को अगर देखें, और 2019 और 23 के पीरियड को देखें तो यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर तो है ही, और यूएसए का जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सबसे। और सेकंड नंबर पे रसिया एक्सपोर्टर है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे रसिया था, लेकिन अब इसका जो एक्सपोर्ट है कम हो गया है। फ्रांस सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट सप्लायर के तौर पर सामने आया है। तो पहले नंबर पे जो एक्सपोर्टर कंट्री है, लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर, वो है यूएसए। इसका शेयर भी बढ़ा है। और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ गया फ्रांस। अब यूरोप यूरोप की हम अगर डिफेंस या आर्म इंपोर्ट की कैपेसिटी देखेंगे तो यूरोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट थर्ड ऑफ ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट। करीब वन थर्ड, 30% जो ग्लोबल आर्म का एक्सपोर्ट होता है वो यूरोप करता है। और यूरोप से जो एक्सपोर्ट होता है वो जाता है मिडिल ईस्ट में और एशियन कंट्री में। यूएसए का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूरोप में जाता है, और यूरोप का मेजर जो एक्सपोर्ट है वो एशियन कंट्रीज में होता है। ऐसा सिप्री रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। यूएस हैड इंक्रीज्ड इज ग्लोबल रोल एज एन आर्म सप्लायर। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, जो आर्म सप्लाई का पूरा सिनेरियो है यूएसए में, वो फॉरेन पॉलिसी में ही इंक्लूड किया गया है यूएसए के द्वारा। और अपनी जब भी फॉरेन पॉलिसी यूएसए लेके चलता है तो आर्म सप्लाई एक बड़ी डील्स के तौर पर ये मानी जाती है यूएसए में, जिसकी वजह से इनकी फॉरेन पॉलिसी भी आर्म जो पैक्ट हैं, आर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आर्म सप्लाई के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको प्रमोट करती हुई देखी जाती है। तो यूएसए ने एक्सपोर्ट किए हैं मोर एंड मोर आर्म्स टू कंट्रीज जहां पर पहले कभी आर्म्स नहीं दिए जाते थे। तो यूएसए ने अपना पूरा फोकस आर्म सप्लाई को बढ़ाने में लगाया है, और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हुआ है। ये रिपोर्ट इस बात को बताती है। तो टॉप इंपोर्टर और टॉप एक्सपोर्टर जो आर्म सप्लाई में है इस 5 साल के पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉकहोम रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडिश थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गल्फ ऑफ ओमान का हमने मैप देखा था स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। गल्फ ऑफ ओमान में 3 कंट्रीज ने, ईरान, रसिया और चाइना ने मिलके अपनी नेवी की एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज या ड्रिल का नाम है मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024। तो मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024, ये एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024 ये गल्फ ऑफ ओमान में ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये नेवी की ड्रिल एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है। किन 3 कंट्रीज की? ये कंट्रीज है चाइना, ईरान और रसिया। ये ज्वाइंट नेवल ड्रिल है गल्फ ऑफ ओमान में। इसके अलावा कुछ कंट्रीज इसमें एज ए ऑब्जर्वर भी रही हैं। ये कंट्री है अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान और साउथ अफ्रीका। गल्फ ऑफ ओमान में 2019
से काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए और इसको लेकर यूएस और ईरान में काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2019 के बाद बढ़ा है। तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। ये 4 कंट्री को जैसे हमने पहले देखा था टच करता है, ओमान, ईरान, यूएई और पाकिस्तान। और ये जो ड्रिल है ये की गई 3 कंट्रीज़ के बीच ईरान, रसिया और चाइना। तो ये हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।